यस स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, डिस्कस करेंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन, और उसके अंदर अपन यहाँ डिस्कस करने वाले मॉडुलो। देखो, मॉडुलो जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडुलो है क्या। दोनों मॉडुलो मैंने साथ में लिखे हैं ताकि दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से देखेंगे। देखो, सपोज करिए, मान लीजिए मेरे पास में एक एलिमेंट है और इस पर आप प्लस मॉडुलो यानी एडिशन मॉडुलो अप्लाई करते हैं। m कोई मॉडुलो है और b यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद में दो कंडीशन यहाँ पर बनती है। देखिए, अगर a प्लस p दोनों का एडिशन जब होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों को ऐड होकर के जो रिजल्ट आने वाला है, अगर वो लेस देन m रहता है, तब तो यहाँ पर जो रिजल्ट लेंगे अपन वो a प्लस बी एज इट इज़ ले लेंगे। यानी अगर a प्लस बी का रिजल्ट अगर m से कम रहता है, यानी जो मॉडुलो नंबर दे रखा है उससे कम रहता है, तब तो a प्लस बी को एज इट इज़ रिजल्ट कंसिडर कर लेंगे। ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन इसमें ये रहती है कि अगर a प्लस बी जो आपके पास आ रहा है वो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए m के, तब यहाँ पर आप r को कंसिडर करेंगे। और r क्या है भाई? यहाँ पर रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर है और हिंदी में अपन इसको शेषफल भी बोलते हैं। शेषफल है आपका, वो उसको कंसिडर करेंगे। शेषफल कैसे आएगा? जब यहाँ पर दोनों को ऐड करके m से डिवाइड कर दें, तब यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कब कंसिडर करेंगे? जब a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल m हो, यानी m से बड़ी आ जाए या m के इक्वल आ जाए। आया समझ में? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे 3 है और प्लस 5 मॉडुलो है 1 ऐड किया, तो यहाँ मॉडुलो m की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, 5 है और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 4। तो 4 जो है वो आपका 5 से कम है, लेस देन है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 4 ही आएगा। 4 को एज इट इज़ अपन कंसिडर कर लेंगे एज ए रिजल्ट। ओके, अगर मान लीजिए, सपोज करिए, अगर मैं यहाँ पर मॉडुलो तो 5 है बट 2 ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? 5 आ गया। 5 क्या है? इक्वल आ गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन आ गई, यानी इक्वल आ गया यहाँ पर m के, m जो कि आपका 5 है। तब यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करके इसके रिमाइंडर को कंसिडर करेंगे। और रिमाइंडर क्या होगा? जब देखो 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, वन टाइम डिवाइड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, क्वोशंट की बात नहीं कर रहा, भागफल की बात नहीं कर रहा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर r जो आपके पास आ गया रिमाइंडर, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, मॉडुलो 3 मॉडुलो 5 प्लस 2 की। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। इसके और भी एग्जांपल लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे, बहुत डिटेल से समझने वाले हैं इस चीज़ को, ताकि कन्फ्यूजन जो है वो एंड हो जाए। यहाँ पर आज के बाद कोई कन्फ्यूजन रहे नहीं। यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। जैसे a मेरे पास में है और यहाँ मल्टीप्लाई लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई का साइन लेता हूँ मैं, और देखिए यहाँ मैं लेता हूँ, कंसीडर करते हैं a एक नंबर है मेरे पास में और मल्टीप्लाई किया आपने b से, और मॉडुलो यहाँ पर ले रहे हैं आप कोई भी। कंडीशन वही रहेगी जो पहले वाले में थी, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a प्लस बी, a मल्टीप्लाई, सॉरी वही प्लस आ रहा है बार बार, तो a मल्टीप्लाई b आ जाएगा, लेस देन m है। m से अगर ये छोटा है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? a इंटू बी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर छोटा है तो, m से कम है, लेस देन है। अगर यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लाई जो है वो ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल हो जाए m से, तब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अगेन वही है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू क्या हो जाए, m से बड़ी हो जाए या m के इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वही यहाँ पर समझने के लिए, कि आपके पास 3 है इंटू 5 है और 1 मैंने ले लिया, तो 3 इंटू 1 करते हैं तो आता है 4। तो 4 जो है वो आपका मॉडुलो जो 5 है उससे कम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 एज इट इज़ आंसर इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये मॉडुलो से कम है। दूसरी कंडीशन अगर ये आ जाए मेरे पास में 3 इंटू 5 मॉडुलो और 2 है आपके पास, तो ये दो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और 6 क्या है? मॉडुलो से, मॉडुलो m जो आपका है 5 उससे बड़ा है,
तो अब यहाँ पर 6 कंसिडर नहीं करेंगे भाई, 6 एज ए रिजल्ट कंसिडर नहीं करके इसका रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर कैसे आएगा, 6 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, इसको कंसिडर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी टेबल लेंगे, टेबल में कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, किसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर, आराम से समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे। देखो पूरा जो से ग्रुप थ्योरी है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी कॉलेज में अगर आप हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है ये। और प्लस जो अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं आरपीएससी, उसमें भी ये यूज़ आने वाला है। और इसके साथ में फर्स्ट ग्रेड और साथ में डीएसएसबी की जो एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी, उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को। तो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा आपने। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और एक टेबल कंसिडर करते हैं जो बार बार अपने को परेशान करती है, उसको कंसिडर करेंगे और आज इसको प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। देखो एक टेबल लेता हूँ मैं, जैसे 0 है मेरे पास में, 1 2 3 और 4, इसी तरह से 0 1 2 3 और 4 यहाँ पर ले लिया मैंने। और यहाँ पर मॉड्यूल ले लेता हूँ मैं, मॉड्यूल ऑफ 5 प्लस का मॉड्यूल ले रहे हैं एडिशन के लिए। देखो 0 अगर किसी में भी ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब देखो 1 को ऐड करोगे 0 में तो 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मॉड्यूलो से कम आ रहा था, लेस देन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने 1 को 4 में ऐड किया तो जैसे ही 4 में ऐड किया तो आ गया 5, तो 5 आने पर इसका रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा 0, अच्छे से समझ लेना। फिर यहाँ पर अगेन 2, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा आपके पास में, 4 आ जाएगा, 5 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 2 + 3 जब आप करोगे, देखो इस तरह से, ये इस तरह से ऐड करके चलना है भाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये देखो मैंने ऐड कराया है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ 2 और 3 को जब ऐड किया तो 5 आया, तो रिमाइंडर लिखेंगे जो कि 0 आ जाएगा। अब 2 + 6, 2 + 4 जो है, सॉरी 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 के लिए यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे जो 1 आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर 3 में 0 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया, तो 5 नहीं लिखेंगे, इसका रिमाइंडर लिखेंगे 0। 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया, यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 में 4 ऐड किया, 7 आ जाएगा, तो रिमाइंडर लिखेंगे 2। अगेन 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 आएगा, तो रिमाइंडर लिखेंगे 0। 4 में 2 ऐड करेंगे, 6 आएगा, रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर 1। फिर उसके बाद 4 में 3 ऐड करेंगे, 7 आएगा, रिमाइंडर लिखेंगे 2। 4 में 4 ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी टेबल, अच्छे से एक बार देख लो। नहीं समझ में आई है तो बता सकते हो आप मुझे, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और डिटेल से बताएंगे। देखो यहाँ पर ये 0 से 0 इस तरह से ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ऐड किया, फिर इसमें 0 में 1 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 और फिर 4, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 में, यहाँ देखो जैसे ही मैंने 4 ऐड किया तो ये 5 हो गया, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 के लिए यहाँ पर क्या आया मेरे पास में, मैंने रिमाइंडर लिया है, ओके। इसी तरह से शेषफल लिया है, समझ में आया होगा आई होप। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक और उससे भी अपने को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पर, ये एडिशन का हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी मैं एक रिमाइंडर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 का ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, और इधर 1 2 3 और 4 ले लेते हैं। लेट्स सी, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से तो वही एज इट इज़ नंबर आएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 से करने वाला हूँ तो आएगा 6। अब यहाँ 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मॉडुलो 5 है, तो मॉडुलो 5 से बड़ा नंबर आ गया, तो इसलिए इसका रिमाइंडर लिखेंगे जो 1 आ जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 के लिए यहाँ पर जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 6 वापस, तो 6 नहीं लिखना है, 6 की जगह उसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर 3 × 3 9 आ जाएगा, 9 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रहेगा 4। फिर उसके बाद में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 12 आएगा, और 12 के लिए रिमाइंडर कितना रहेगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
ये ध्यान रखना है भाई। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन 5 है, मॉडुलो से छोटा है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में डिवाइड करेंगे 1 रहेगा यहाँ पर रिमाइंडर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। फिर उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और 16 आएगा, 16 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर रहेगा 1। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ गलती कर दी, 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 में 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास में 3 रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ आपको दोनों टेबल अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सो। देखो दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपने यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर जैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 to 4 आ गया। 2 को जैसे ही आपने इससे मल्टीप्लाई करा देखो यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर लिया है ओनली अपन ने, ठीक है। यहाँ से ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ टेबल अगर समझ में आ गया तो यहाँ से आपके कई से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे अपन, तत्समक अवयव, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आप इन्वर्स एलिमेंट निकालोगे, प्रतिलोम अवयव, वो भी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो 1 आया है यहाँ पर, ये काफ़ी हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होता है और प्लस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों समझ में आ गई होगी टेबल, आई होप सो। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है जो आपके पास में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये कि सर ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जो एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट पर चलते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, लेट्स सी। फॉर बाइनोमियल ऑपरेशन, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जब अपन पढ़ रहे हैं तो ग्रुप जो है वो इनसे ही डिसाइड होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रुप होगा वो अपन डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा क्वेसी ग्रुप है, कौन सा यहाँ पर जो है वो मोनोइड है, कौन सा ग्रुपोइड है, कौन सा यहाँ पर ग्रुप है, कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा आबेली ग्रुप है। ये सारी चीज़ें इन प्रॉपर्टीज़ से ही डिसाइड होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपने को डिटेल से स्टडी करनी है, डिटेल से पढ़नी है, ओके। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसी को डिस्कस यहाँ पर अपन करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक एलिमेंट है मेरे पास में, एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, जिसको मैं स्टार से डिनोट करता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, इसको बोलते हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है जो अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जो 4 ऑपरेशन अपन जनरली पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में वही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है ना। कई बार स्टार लगा होता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या दे दिया यार, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार का मतलब वही 4 में से कोई ऑपरेशन है तो इनको कंबाइंडली बस स्टार के रूप में प्रेजेंट कर दिया। बाकी 4 में से कोई भी हो सकता है, चाहे प्लस हो सकता है, इसकी जगह माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे सपोज करेंगे कि भाई ए मेरे पास में एक एलिमेंट है और वो किसी सेट में बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है। और एक एलिमेंट बी है, लेट अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया है कि एक एलिमेंट ए है जो कोई सेट है ए, इसमें अज्यूम कर रहा है, और ये नॉन एम्प्टी सेट है। और एक एलिमेंट बी है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। सेट अपन सबने पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने अज्यूम कर लिए कि भाई ए एलिमेंट है जो जी सेट में बिलोंग कर रहा है। जी क्या है, यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है यहाँ पर अशून्य समुच्चय है ये, ठीक है, अशून्य समुच्चय है जिसमें कोई ये एलिमेंट है, इसमें नल वॉइड सेट नहीं है ये, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, ठीक है। तो ए भी इसका एलिमेंट है और बी भी। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन इनमें लगाते हैं दोनों में, और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। यानी ए भी जी में का एलिमेंट है और बी भी जी का एलिमेंट है, और अगर इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दें और वो बाइनरी ऑपरेशन भी रिजल्ट भी जी में अगर आ जाए, तो इसका मतलब फॉर ईच
यहाँ पर ए और बी दोनों भी बिलोंग जी में कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी कि भाई ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है यहाँ पर, और ए भी जी का एलिमेंट है। देखो ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो ए और बी इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तब वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं इसको, ठीक है। संवर्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आया समझ में? ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है समझ ना समझ में आए। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे यार। जैसे देखो एक एलिमेंट है, मान लो मेरे पास में 0 या 1 ले लेते हैं, चलो 1 है, वो कोई भी नेचुरल नंबर के सेट में है, ठीक है। और 2 एलिमेंट है, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर के सेट में। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ऑपरेशन लगा दिया मैंने, मान लो ऐड, एक बाइनरी ऑपरेशन, इसको ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या आया 3। अब 3 भी देखो नेचुरल नंबर के सेट में है ना, तो 3 भी नेचुरल नंबर सेट में, 1 भी है, 2 भी है, और इन दोनों का ऐड कर दिया, वो भी क्या है, यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में? माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर एक बार, क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि माइनस लें सर, नहीं माइनस नहीं लेना है, ठीक है, ओके। क्यों नहीं लेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा ग्रुप है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यार, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो अगली वाली भी आ जाएगी। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है। देखिए भाई स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ क्या है इसको समझो। ऑलमोस्ट वैसा सा ही है, थोड़ा सा बस चेंज है और इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ क्या है देखेंगे कि जैसे लेट अज्यूम एक एलिमेंट है मेरे पास में ए, वो बिलोंग कर रहा है किसी जी सेट में, और यहाँ पर एक एलिमेंट बी है, वो भी जी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जी वही यहाँ पर मैंने बताया आपको नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और अगर मैं ए स्टार बी लेता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर ये नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो कम्पिटिटिव नहीं होगा। तो ए स्टार अगर बी है तो इसका इज इक्वल टू बी स्टार ए बी होना चाहिए भाई, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। फॉर ऑल भी बोल देते हैं इसको, फॉर ईच उल्टा ए जो लिखा हुआ है मैंने, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यहाँ दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज करिए कि मेरे पास में एक 1 है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और 2 है, वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अगर मैं 1 + 2 करूँ या 2 + 1 करूँ तो दोनों का रिजल्ट कितना आना है, 3 आना है, दोनों इक्वल आएंगे। LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपके पास प्लस ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, यहाँ पर ये प्लस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म को ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है, और ये ही जो है वो डिसाइड कर देती है ग्रुप में कि ये ग्रुप जो है वो कौन सा होने वाला है, आबेली ग्रुप है नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बहुत बेसिक से बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इजीली समझ में आ जाए, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। जितना आसानी से समझ में आएगा उतना वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब इजी चीज़ें होती हैं वही माइंड में स्टेबल रहती है ना। बहुत डिफिकल्ट करके कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 2 दिन तो याद रहती है, तीसरे दिन भूल जाते हैं अपन। तीसरा देखिए भाई, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। शानदार प्रॉपर्टी है नेक्स्ट भी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ देखो क्या है, साचरीय गुणधर्म। साचरीय गुणधर्म, साचरीय गुणधर्म देखो क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है मेरे पास में किसी भी सेट में, 3 एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है,
जी वही अजूम कर लेते हैं, लेट्स सी ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास में एक, और ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी में, बी एक एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, और सी एक तीसरा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी में। ओके, 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास में, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जो तीनों जी के एलिमेंट हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर ए स्टार बी अपन यहाँ पर लें और फिर उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ एक और बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ में, और अगर ये ए स्टार और बी स्टार सी अपन यहाँ पर लें तो दोनों साइड ये एल एच एस और आर एच एस साइड अगर इक्वल आ रही है तो इसको बोलते हैं अपन साचरीय गुणधर्म, यानी साचरीय गुणधर्म और एसोसिएटिव लॉ। ये अगर कंडीशन किसी भी सेट के लिए अगर फुलफिल हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, यानी एल एच एस और आर एच एस साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। ए स्टार बी के ऊपर अगर मैं स्टार सी अप्लाई करूँ ऑपरेशन, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, और ए स्टार के साथ में बी स्टार सी अगर यहाँ पर लें तो ये क्या होगा आपके पास में, साचरीय गुणधर्म होगा। ठीक है, प्लस और गुणा के लिए ज़्यादातर, यानी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर हमेशा साचरीय गुणधर्म फुलफिल होता है। कोई रेयर केस हो तो उसको अलग बात है, बाकी 99% जो है वो आपका प्लस और माइनस, प्लस और गुणा के लिए हमेशा साचरीय गुणधर्म का पालन होता है। ठीक है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लें छोटा सा समझने के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी, आराम से समझ में आएगा। देखो किसके लिए लें, प्लस के लिए लेते हैं। चलो पहले प्लस के लिए लें तो सपोज करते हैं कि भाई 1, 2 और 3 तीनों एलिमेंट मेरे पास में नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, तो 1 + 2 कर देते हैं और +3 कर दें सॉरी और अगर मैं 1 प्लस और 2 + 3 कर देते हैं तो क्या दोनों इक्वल आएंगे? LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल आ जाएगी क्या? देखो यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करा तो 3 आ गया, +3 कर दिया, और पहले ये 1 प्लस और ये मैंने 5 कर दिया तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया अभी, यानी LHS और RHS साइड दोनों इक्वल आ रही है। इट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ साचरीय गुणधर्म को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, साचरीय गुणधर्म का पालन करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। 5 प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 3 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी डिस्कस कर चुके हैं अपन यहाँ पर? ये संवर्ध गुणधर्म अपन कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ कर चुके हैं और एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखेंगे, चलो अब है अपना तत्समक अवयव का अस्तित्व है, यानी इस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर 4 है अपने पास में। हालांकि पांचों ही इंपॉर्टेंट है, पांचों ही प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो ग्रुप थ्योरी चलेगी ही नहीं। नंबर 4 है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव। देखो इसको मैं आसान सा बताता हूँ, जल्दी से समझ में आने वाली चीज़ बताता हूँ कि आराम से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो आइडेंटिटी, देखो क्या होती है यार, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक पहचान होती है आइडेंटिटी, है ना। जैसे आपका आई कार्ड है, अब उसका जो आई कार्ड है उस पर किसकी फ़ोटो लगी हुई है, आप देखोगे तो भाई जिसका आई कार्ड है उसी की फ़ोटो लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो किसको दिखा रही है, उसकी पहचान को बता रहा है कि ये इसकी पहचान है भाई। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो डेफिनेटली आप अपने आप को ही देखोगे उस मिरर के अंदर। ठीक है, एक मिरर के सामने अगर आप खड़े हो गए तो एक मिरर में आप अपनी ही इमेज देखोगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक आइडेंटिटी को दिखाता है। ठीक है, यानी अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं और उसको आइडेंटिटी ऑपरेशन के साथ रखूं तो वही एलिमेंट मुझे वापस से मिल जाए। यानी लेट्स सी, अज्यूम करते हैं कि जी वही मेरे पास में क्या है भाई, नॉन एम्प्टी सेट है, बार बार वही ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, नॉन एम्प्टी सेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी में, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए स्टार ई करता हूँ, यानी बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ मैं ए का ई के साथ में, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी वही मिरर का काम करेगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको
कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मिरर का काम करती है कि जैसे ही इसका ऑपरेशन आप करते हो वो एलिमेंट वापस मिल जाता है, या फिर ई को आप ए के साथ ऑपरेट करते हो तब भी क्या होगा, आपके पास में वही ए मिल जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो यहाँ दो चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, नोट लगा के लिख लो, जो हमेशा काम में आने वाली है भाई। नोट लगा के यहाँ पे लिख लो। एक तो ये कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जो आपके पास में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक जो है वो आपका हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और दूसरा जो है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, वन होती है हमेशा। ये याद रखनी है, इसको क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, हमेशा वन होती है। क्यों होती है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी अपन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा फटाफट से कि क्यों होती है, क्या बात है भाई, ऐसा कैसा। देखो जब भी आप ज़ीरो ऐड करते हो किसी भी एलिमेंट में, जैसे मान लो मेरे पास में 2 है, इसमें आपने ज़ीरो ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा। या जीरो में 2 ऐड कर दो तब भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ज़ीरो जो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी में भी आप ऐड करो तो रिजल्ट वही आने वाला है, वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप क्या, इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, दूसरी कंडीशन देखो, अगर मान लो 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा। और या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे देन तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 2 ही आएगा। तो ये याद रखनी हमेशा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए 0 हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, आपकी 1 रहेगी। ये याद रखना है, बार बार आएगी क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद अपन इन्वर्स एलिमेंट की तरफ चलेंगे। इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं उसका क्वेश्चन भी देखेंगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। एक बार फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी नंबर 5, लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर अपने पास में इसकी। नंबर 5 क्या है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट या इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर प्रतिलोम अवयव, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम अवयव। देखो इनवर्स एलिमेंट क्या है उसको समझेंगे। जैसे सपोज करिए आपके पास में, चलिए वही प्रोसेस वापस से करते हैं। लेट्स सी कि एक जी आपके पास में क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास में जी, और एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है जी में, और एक एलिमेंट बी है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो अभी अपन ने पढ़ा है, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर लेट्स सी मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ ए स्टार बी पर, और दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर मेरे पास में रिजल्ट आ जाता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर बी स्टार ए करने पर भी मेरे पास में एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है ए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाता है बी स्टार ए करने पर भी। यानी ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको याद रखना है। अब देखो होगा कैसे, लेट्स सी यहाँ पर बी जो है वो इसका एक इनवर्स एलिमेंट है, इसको ए इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ये इनवर्स से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर ईच ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, जी के एलिमेंट होने चाहिए, और जी क्या है यहाँ पर, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ओके लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप सपोज करिए कि मेरे पास में एक 2 एक एलिमेंट है, और इसको आपने ऐड किया किसी एक एलिमेंट बी से, और रिजल्ट आ गया आपके पास में। अब एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अभी पढ़ा था अपने, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो बी क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास में, -2 आ जाएगा, और -2 क्या है एक्चुअल में, एक इनवर्स एलिमेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी
2 के लिए क्या हो जाएगा, एक इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। लेट्स सी अगेन मल्टीप्लाई के देखते हैं। जैसे मान लो 3 मेरे पास एक एलिमेंट है, मल्टीप्लाई किया आपने b से, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ मुझे e चाहिए और ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 क्या आ जाएगा आपके पास में, एक इन्वर्स एलिमेंट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नहीं समझ में आया है तो मेरे को बताओ कमेंट में कि भाई ये बात नहीं समझ में आई है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पर इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल देते हैं इसको, या इन्वर्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको टेबल में भी डिस्कस करेंगे कि टेबल में कैसे आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट और कैसे इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी प्रॉपर्टीज़। ओके, तो लेट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार इतना आप इसको समझिए, इसके बाद अपन ग्रुप शुरू करते हैं। और ग्रुप में जो आपके पास में ग्रुपॉइड पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, सेमी ग्रुप पढ़ेंगे, मोनोइड पढ़ेंगे अपन, क्या होता है ये, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये पढ़ेंगे, ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप के बाद में सेमी ग्रुप कैसे बनता है, मोनोइड कैसे बनता है, आबेली ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, सेमी ग्रुप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो अपने हैं। पूरा समाकारिता तक पूरा पढ़ेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो होमोमॉर्फिज्म तक पूरा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर केले थ्योम भी पूरी पढ़ने वाले हैं, लाग्रांज थ्योम पूरी पढ़ने वाले हैं, सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।